हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लैरिटी यूट्यूब चैनल। सबको पता है आई एम लक्ष्मीकांत सर। आज क्या है ना बेटा, आज जो नीट जो 2025 का फिजिक्स का जो पेपर तो बहुत टफ हुआ। सबने बोला, सबने भी इंक्वायरी किया कि सर इसको आंसर शीट दे दो, आंसर करके दे दो, सब भेजो। तो ठीक है ना, इसके लिए इसका आंसर लेके आज आ गया नीट 25 का फिजिक्स का। और एक बात है, फिजिक्स क्लैरिटी में क्या है ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से क्या एडमिशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो एडमिशन के लिए हम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। तो आज जो मेरा पहला क्वेश्चन लेके आया ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। क्या क्वेश्चन था बेटा? ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। मतलब क्या, एक क्या था, वायर था, इसका रेजिस्टेंस था आर, इसको क्या किया, 8 इक्वल पीस में डिवाइड कर दिया। तो 8 इक्वल पीस में डिवाइड जब कर दिया तो एक पीस का अभी क्या बन जाएगा। मान लो कि एक पीस के लिए आपका क्या बन जाएगा, देखो कि एक पीस के लिए आपका बन जाएगा R/8। क्या बन जाएगा आपका? R/8 बन जाएगा, क्योंकि आप 8 इक्वल पीस में तो डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड हुआ तो R/8 एक पीस का रेजिस्टेंस बना आपको। इसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला, देखो, फॉर्म दिस पीस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। मतलब कि इसका अंदर 4 को आप पैरेलल में, 2 पैरेलल कनेक्शन में आपको ऐड किया। मतलब क्या किया, पहले एक 4 को ऐसे करके पैरेलल में लिया, कनेक्शन करके, ठीक है ना। तो इसके बाद और भी इधर भी 4 को ले लिया ऐसा करके। तो इसमें बोला कि आपका सिस्टम पूरा जो आपका इक्विवेलेंट बना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है ना, तो आपको निकालना है इसका पूरा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो, ये पूरा सबका क्या है, R/8 है, इसका भी R/8, तो इस सब का R/8 है। तो पैरेलल कनेक्शन का हम लोग का फॉर्मूला सबको पता है, 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके होता है पैरेलल में। तो इसमें R/8 था, तो R/8, तो 8 क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद ऐसे करके कितना था, इसमें कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ क्या करना है बेटा, 4 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा 8/4, 8/R इंटू 4 आ जाएगा 32/R। तो आपका एक कॉम्बिनेशन का आएगा R/32। ठीक है, क्या जाएगा, R/32। तो इसका भी R/32, ये भी तो सेम आएगा R/32। तो देखो ऐसा करके इस कॉम्बिनेशन का और इसमें क्या आ जाएगा, R/32, इसमें भी आ जाएगा R/32। तो देखो R/32 और R/32 इसमें क्या है कि सीरीज में है, तो सीरीज में होने से क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो सीरीज में जब ऐड हो जाएगा तब आपको क्या निकल के आ जाएगा ना, R आपको आ जाएगा R/32 प्लस R/32, तो आ जाएगा R/16 बेटा, आ जाएगा R/16। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर किस में है, देखो ऑप्शन सी में है, R/62 आपका ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, R/62। एक क्वेश्चन आया था 2025 में नीट में। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख लो ये। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इस क्या होगा। मतलब इस सर्किट दिया गया है, इस सर्किट से आपको क्या निकालना है, आपको करंट का वैल्यू निकालना है इस सर्किट से। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, इससे करंट जाएगा, इससे करंट इधर फ्लो होके इधर आ जाएगा, तो करंट का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक बात है कि सर्किट देखकर वो समझना होगा कि इसमें अंदर क्या दिया है। इसमें देखो कि इसका बीच में एक सर्किट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट देखो इधर है, ये वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को हम इजी तरफ से ड्रॉ कर देते हैं। देखो इधर पहले क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज को पकड़ा, ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके बाद ऊपर एक रेजिस्टेंस था ऐसा करके,
और इधर एक रेजिस्टेंस था ऐसा, तो इसमें है नेगेटिव, इसमें बैटरी का पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें और एक रेजिस्टेंस था और ये बैटरी का ये प्लस, ये प्लस एंड होता है, ये माइनस एंड होता है, सबको पता है। इसके बाद देखो इसमें जो रेजिस्टेंस है क्या 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 है, 1/3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, और इसका देखो बीच में और एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं क्या 6 ओम रेजिस्टेंस ये दिया है, और इसमें है 1.5 ओम, और इसमें है 2.5 ओम, 2.5 ओम, और इसमें 3 ओम, और इसमें क्या दिया है, इसमें 3 ओम है और इसमें है 5 ओम, ठीक है। और ए वाला है 1.5, ए वाला है 5.5 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा कि ये जो ह्यूस्टन ब्रिज हो, पहले इसको सॉल्व कर लेना होगा। सबको पता है ह्यूस्टन ब्रिज के ए को हम पकड़ लिया P, इसको हम पकड़ लिए Q, एक लाइन में होता है PQ और एक लाइन में होता है RS। तो ह्यूस्टन ब्रिज में क्या होता है, नाल कंडीशन का जो नाल कंडीशन व बैलेंस कंडीशन का जो फॉर्मूला था, इसको आपको याद रखना होगा, इसको आपको चेक कर लेना होगा, P/Q = R/S हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये पहले आपको देख लेना होगा। जब P/Q = R/S हो जाता है ह्यूस्टन ब्रिज में, तब क्या है, बीच में जो गैल्वेनोमीटर था ह्यूस्टन ब्रिज में, लेकिन इसमें क्या है, खाली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि P/Q = जब R/S होता है ह्यूस्टन ब्रिज में, तब उसमें भी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास होता, ठीक है ना, तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो अमिट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का कोई अदर काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया, इस रेजिस्टेंस को आपको मतलब इसको रिमूव कर देना होगा, ठीक है। आपको पहले चेक कर लेना होगा कि P/Q = R/S आ रहा कि नहीं आ रहा, तो चेक कर लो। P का वैल्यू 1.5 है, और इसमें क्या है देखो 1.5/2.5 आपका आ गया 15/25, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो 3/5 ओम, क्या लिख सकते हो 3/5 ओम। तो इसमें भी देखो ना बेटा R/S क्या हो जाएगा, तो R/S भी क्या हो जाएगा, R/S हो जाएगा 3/5, ये दोनों क्या हो गया, ये P/Q था, तो P/Q था हमारा 3/5, और R/S भी हमारा हो गया क्या 3/5, तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गया। तो ये जो ह्यूस्टन ब्रिज है वो बैलेंस सर्किट में है, तो बैलेंस होने से क्या, ये 6 अभी एक काम में नहीं आएगा, इसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, 6 को रिमूव कर दिया। तो इसमें क्या बचा देखो, इसमें तो क्या हुआ इसमें, तो ये दोनों आ गया सीरीज में, ये दोनों आ गया सीरीज, दोनों के साथ क्या है, पैरेलल में। तो इसमें देखो, इसमें सीरीज में क्या होता है, सीरीज में दोनों को हमको ऐड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है सीरीज में। तो 1.5 2.5 ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, और इधर से क्या आएगा, इधर से 3 ओम और इधर है 5 ओम, दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, 8 ओम आ जाएगा। तो ये 8 है, ये क्या है 4 है, तो 4 और 8 क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्ट फॉर्मूला क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में शॉर्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सम। तो आपको 4 × 8 को मल्टीप्लाई कर दो बाय नीचे 4 + 8, 32 हमारा आ जाएगा 12, सही है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 216 में हो जाएगा ये, और इसमें आ जाएगा 16, तो इसके बाद ठीक है ना, तो इसमें 8/3 आपका आ जाएगा, ये 8/3 आ जाएगा आपका, ये वाला आपका 8/3 आ गया। तो ये बार देखो, इस बार क्या हो जाएगा, पूरा सीरीज में ये 1/3, ये वाला आपका हो गया 8/3, इसके साथ 1.5 है, इसके साथ 5.5 है, ये पूरा सीरीज में है। तो सीरीज में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना होगा। तो सीरीज में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना होगा, 8/3 प्लस 1/3 प्लस आपको क्या 5.5 प्लस 1.5, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 5.5 प्लस 1.5 आपका आ जाएगा क्या, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या है 3, तो 8/3 प्लस 1/3, 8/3 प्लस 1/3 प्लस 7, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने से आपको आएगा क्या, 23 LCM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 8, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें 21, तो आ जाएगा 30/3, 30/3 मतलब आ जाएगा 10 ओम। तो ये आ गया 10 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आ गया आपका पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, करंट निकालो। तो करंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, तो I = आपका क्या हो जाएगा, V/R। तो V आपका है क्या 5 वोल्ट, और आपका R 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। बेटा 0.5 एम्पियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 0.5 एम्पियर,
ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से ये 30 सेकंड में भी आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी से हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस आपको जारी रखना होगा नीट के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक अलग सा क्वेश्चन था, ए बॉडी ऑफ वेट था 40 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अर्थ का सरफेस में आपका जो अर्थ का ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस को हम मान लेते हैं क्या आर होता है, कैपिटल आर। अर्थ का सरफेस में आपका वेट दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन में, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द सरफेस। मतलब इस पॉइंट में आपको निकालने के लिए बोला, किस पॉइंट में निकालने के लिए बोला ना, हाइट का वैल्यू जो है वो r/3 में आपका इस पॉइंट में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूला इसलिए याद रखना होगा, ये वाला r, इसको हम मान लिया कि h, तो ये वाला h होने से अर्थ सरफेस का हाइट से फॉर्मूला जो था g डैश इक्वल टू, सबको याद है, g r² आपका हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखो अर्थ से जब सरफेस से ऊपर जाओगे, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करते जाएगा। किस फॉर्मूला से वो होगा, जी डैश इक्वल टू g r² बाई r प्लस h का होल स्क्वायर फॉर्मूला से वो डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज हो रहा। तो इसके बाद क्या किया, दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन के m से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, वो वेट आ जाएगा। तो वेट आपको पूछा, तो इसमें वेट क्या है, ए है जो mg है अर्थ सरफेस में जो वेट, ये है आपका mg मतलब है अर्थ सरफेस में जो वेट है mg, इसको हम w से रिप्रेजेंट किया, तो WR² बाई आपका आ जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये है आपका फॉर्मूला। तो इसके बाद देखो वेट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में बोला कि अर्थ सरफेस पे आपका वेट है 48 न्यूटन, तो मतलब ये है आपका w का वैल्यू, ये आपका वेट का वैल्यू है 48 न्यूटन। इधर फुट कर दो आप, तो इधर फुट कर दिया 48 इंटू r² बाई r प्लस h का वैल्यू बोला कि क्वेश्चन में r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो r/3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4r/3, तो 4r/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 48 r² बाई, ये आपका सम ऐड करने से हो जाएगा 4r/ क्या 4r/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 48 r² बाई 16 r², ऊपर जाएगा 3, r² काटेगा 16, 3 में हो जाएगा 3, ये इसको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9, ठीक है ना। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेशन कर लेना होगा, कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 48 r² बाई इसका स्क्वायर करने से 16 r², ऊपर जाएगा 9, r² कटेगा 16, 3 में 48, 9 3 जा 27 न्यूटन आपका बन जाएगा आंसर, वेट आपका बन जाएगा 27 न्यूटन। देखो क्या डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ डिक्रीज हुआ, पहले 48 था 27 आया, क्योंकि अर्थ सरफेस जब ऊपर जाता है तो अब क्या वैल्यू डिक्रीज होता है। अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या है, सभी ठीक है, तो सभी डिक्रीज है, ठीक है, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला कि गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, तो वाई क्या होगा, वाई निकालना है, मतलब आउटपुट ऑफ एन गेट क्या गेट है, एंड गेट होगा कि फाइनली वो गेट कैसा बनेगा, वो एंड गेट होगा कि नैंड गेट होगा कि और होगा कि नॉर होगा, वो आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, देखो पहले इसमें क्या है, आपका ए है, इसमें है बी, तो ए वाला जो गेट है, ए वाला गेट होता है नॉर गेट, ए वाला गेट क्या होता है, नॉर गेट। तो नॉर गेट का काम क्या है, ऐड करके बार निकलता है, तो ऐड करके मतलब ऐड मतलब ए प्लस बी और इसका बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें है बी और ए होता है क्या गेट है, ये है नैंड गेट। तो नैंड गेट का काम क्या है, नैंड गेट का काम मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं, बार ले देते, ए बी का बार दे देते, ठीक है। इसके बाद ये दोनों इनपुट जाके क्या आया, एक एंड गेट में आ गया, एक एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करते हैं, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जब आंसर देगा तब क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी इसका बार था डॉट ए बी का बार, इसका वो आंसर दे दिया आउटपुट भी। तो ए गेट आपको चेक कर लेना होगा कि किससे मैचिंग हो रहा, तो इसका थोड़ा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में इसको ब्रेक कर देना होगा। क्या डी मॉर्गन्स लॉ है, ए बार डॉट बी बार,
प्लस रहने से डॉट होता है और बार दोनों में आ जाता है, ए बार दोनों में आ जाता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए प्लस बी का बार क्या होता है, ए बार डॉट बी का बी बार, इसके साथ ए बी डॉट है और ए बी का क्या है, बार है, इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ में ब्रेक कर दो, ए बार प्लस हो जाता है बी बार। तो प्लस रहने मल्टीप्लाई रहने से प्लस होता है और प्लस रहने से डॉट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखो ए बी बार इसके साथ प्लस इंटू है किसके साथ, ए वाला के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा, ए बार बी बार फिर एक ए बार प्लस ए बार बी बार और एक बी बार। तो फॉर्मूला क्या था, ए बार एक साथ दोनों का मल्टीप्लाई होने से एक हो जाता है, तो ए बार बी बार। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, इस बार भी हो जाएगा बी बार, क्योंकि ये फॉर्मूला ही था। फॉर्मूला में क्या था, ए इंटू ए होने से ए होता है, ये था फॉर्मूला। और क्या था, ए प्लस ए में ए होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। तो ए बी बार प्लस ए बी बार आपको क्या हो जाएगा, ए बार बी बार ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल बार। तो ए बी का होल बार आपका क्या आंसर होता है, ए डॉट बी का वैल्यू। तो ए बी का होल बार मतलब क्या होता है, नॉर। ऐड करना मतलब ए प्लस बी, इसको बार देना मतलब नॉर, ए बी का बार बोला, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉर गेट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करके करना पड़ता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ को सबको याद रखना होगा। डी मॉर्गन लॉ देके इसके बाद ये बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला था, फॉर्मूला से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है, देखो क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, नीट जेईई सब में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ये दिया छोड़ के एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो आप दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड लिखा है ना, इधर जो जेड है मतलब ये जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इधर देखो, इधर क्या है कि कॉस का अंदर सब प्लस है, सब में क्या है प्लस है, तो मतलब देखो प्लस है और इधर क्या है एक्स है, तो प्लस एक्स है। तो प्लस एक्स में आपको याद रखना होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाते हैं कि माइनस में जाते हैं, मतलब माइनस डायरेक्शन में जाते हैं। इधर प्लस रहने से वो माइनस तरफ होता है और इधर माइनस रहने से वो प्लस होता है, ठीक है, वो समझे थे। देखो इसके बाद क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको निकालने के लिए बोला, तो इसलिए आपको याद रखना होगा, एक बात आपको याद रखना होगा कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो होता है ई क्रॉस बी। क्या होता है, ई क्रॉस बी होता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इधर देखो, इस इक्वेशन को देख के पता चल गया कि आपका जो वेव किधर जा रहा है, तो वेव किधर जा रहा है, तो इसमें देखो कि सब में प्लस है, सब में क्या है कि प्लस है और इधर क्या है खाली एक्स है, तो मतलब आपका वेव जा रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब आपका हो जाएगा कि माइनस आई कैप। क्या हो जाएगा आपका, माइनस आई कैप। और इधर देखो ई वेक्टर, ई को वेक्टर में तो जेड मतलब क्या होता है, के कैप होता है, तो के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आपको माइनस आई आएगा, ये आपको चेक कर लेना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इजी ट्रिक्स है। क्या होता है, आई जे के, आप देख लो, आई जे के मतलब आई जे को क्रॉस करने से के मिलता है, जे के को क्रॉस प्रोडक्ट करने से आई, के आई से आपको मिलेगा जे। तो इधर देखो माइनस आई है तो आपको रिवर्स में जाना होगा, तो के जे को क्रॉस करने से आपको मिलेगा माइनस आई, जे आई को क्रॉस करने से आपको मिलेगा माइनस के, आई के को क्रॉस करने से आपको मिलेगा माइनस जे। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, सबको पता है। तो इसलिए हमारा के साथ जे को मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा क्या, माइनस आई, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो जे मतलब किस डायरेक्शन में है, जे मतलब वाई डायरेक्शन में है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो हमेशा वाई एक्सिस में होगा। पहले आपको ये चेक कर लेना होगा कि इधर कुछ ऑप्शन में है वाई किस में है। देखो वाई दोनों में, वाई क्या है कि दोनों ऑप्शन में वाई है, तो आपका ए ऑप्शन में भी है, देखो ए वाला एक ऑप्शन में भी आपको वाई है और ए वाला ऑप्शन में भी आपका क्या है, वाई है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, चेक आपको करना पड़ता है मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड जो है इसको आपको चेक करना पड़ता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बी का। ये भी है, इसको भी 60 है, आपको चेक कर लेना होगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड
ऑब्वियसली क्या होता है, सेम नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंस होता है, क्योंकि फॉर्मूला इसका है ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इक्वल्स टू द लाइट वेलोसिटी, दैट्स इक्वल टू द लाइट वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ई नॉट बाई सी। तो आपका ई नॉट इधर 60 है, तो सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। क्या मिल जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 मिल जाएगा। तो आपका देखो इसमें 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 भी है, तो हमारा ए आंसर आपका राइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बोले कि बॉल ऑफ मास 0.5 which is dropped from a height 40 meter, the ball hits the ground and rise the height of 10 meter, the impulse imparted the ball during its collision with the ground, मतलब ग्राउंड में जब collision होगा कितना impulse वो जनरेट हो रहा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा, देखो एक बॉल, एक ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, एक बॉल इधर है, इधर से पहले ड्रॉप किया, इधर से ड्रॉप किया, पहले आपको ड्रॉप किया 40 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, तो 40 मीटर हाइट से जब ड्रॉप होगा, इनिशियल स्पीड आपका हो गया ये 0, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट है, तो फाइनली आपका जो वेलोसिटी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम पकड़ लिया कि v1 हो गया। क्या हो गया बेटा, v1 हो गया वेलोसिटी। इसके बाद क्या करेगा, वो रिबाउंड करके थोड़ा होगा, रिबाउंड करके जब जाएगा ऊपर, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी हम मान लिया क्या v2, फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो जो फाइनली रेस्ट हो जाता है, तो फाइनल में वेलोसिटी हो जाएगा आपका क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये क्या वर्टिकल, सब वर्टिकल में हो रहा, मतलब क्या है जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, हाँ वर्टिकल के लिए क्या एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है इधर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो आपका u का वैल्यू क्या है 0 है, फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, 2g मतलब है 9.8, एज ले लिया आपका 40, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो v1 आपका आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 9.8 इंटू 40, तो आपका आ जाएगा 196 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा ये 14 इंटू 2 मतलब 28, आपका आ जाएगा क्या 28 आ जाएगा, 14 इंटू 28 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, वो कोलाइड करके फिर रिबाउंड जाएगा, जब रिबाउंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल का एगेंस्ट में जा रहा, तो रिटार्डेशन काम आएगा, तो रिटार्डेशन के लिए फॉर्मूला में क्या आ जाता है माइनस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2gh, तो फाइनल वेलोसिटी है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका v2 वो निकालना है -2gh, ठीक है ना। तो v2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2gh करके आप निकाल दो, 2 इंटू 9.8, इसका हाइट था, कितना हाइट उठा वो 10 मीटर उठा, तो इसके लिए आपका ये जो हाइट है, हाइट का प्लेस में 10 दे देना होगा, ठीक है। तो आपका सॉल्व करके मिलेगा 196, तो इसका स्क्वायर करके 14 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या कर रहा है वो रिटर्न बैक करके जा रहा है, जब रिटर्न बैक करके जाता है तब आपको क्या पूछा कि इम्पल्स इम्पार्टेड, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स मतलब क्या है, एक फोर्स कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर जब काम करते हैं तब फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इसको और एक भी नाम है इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू आपका होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम एक डायरेक्शन नीचे एक डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट होने से क्या होता है ऐड हो जाता है, क्या करना डायरेक्शन के लिए ऐड हो जाएगा, तो m v1 प्लस v2 इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या देखो 0.5 है, m का वैल्यू 0.5 और दोनों जो वेलोसिटी है कितना है 28 प्लस 14, तो 28 प्लस 14 तो ऐड करने से आपको कितना मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या 42.5, मतलब इधर हाफ है, इधर हाफ और इधर आपका हो जाएगा क्या 2
और इधर हो गया 4, 42, 42 को हाफ कर दो, 42 को हाफ करने से आपका मिलेगा 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन। तो आपका इधर पहले है न्यूटन सेकेंड, 21 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स का यूनिट है आपका न्यूटन, टाइम का है ईसाई में सेकेंड, तो इसलिए आपका इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा 21 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, ठीक है ना, बहुत ही इजी था, ये डिटेल्स में करवाया गया है, ठीक है, वरना प्रैक्टिस कर लिया होता तो इजी, एक ही बार में इजी, बोर्ड का ही क्वेश्चन है सिंपल। देखो 2 एम्पियर सर्किट, 2 एम्पियर current is flowing through the two different small circular copper coil having the radius ratio is 1:2. The ratio of their respective magnetic moment will be dash, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पूछा आपको। देखो कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का जो इक्वेशन होता है, एक कॉइल है, कॉइल के लिए जब करंट आई फ्लो होता है, इसका रेडियस आर होता है, तो इसका जो मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ANI। क्या होता है बेटा? ANI जो चैनल है याद रखो, ANI, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ टर्न्स तो बात नहीं हो रहा, नंबर ऑफ टर्न्स कोई में बात नहीं हुआ इधर, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गया। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एरिया इंटू करेंट, क्या हो जाएगा बेटा? एरिया इंटू करेंट हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दोनों में क्या बोला? एंड 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट सिमिलर कॉइल, मतलब करंट इधर फिक्स्ड है, तो इधर चेंज क्या हो रहा है? इधर चेंज हो रहा है खाली रेडियस। तो रेडियस चेंज होने से आपका सिंपल देखो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका ऊपर? आर स्क्वायर का ऊपर। रेडियस का स्क्वायर का ऊपर क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो क्या करना होगा बेटा? P1 बाई P2 दोनों कॉइल के लिए और R1 बाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होने से R1 बाई R2 का रेशियो था 1/2, तो 1/2 का जब होल स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4, 1:4 आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, 1:4 इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जब कोई बोलते हैं ना क्वेश्चन टॉप आया तो इसको ये सॉल्यूशन दिखा देना, क्या टॉप क्या था। इसके बाद जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करने से इजीली हो जाएगा। इसके बाद पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन बोला, तो पैरेलल प्लेट के लिए क्या हुआ? देखो एक पैरेलल प्लेट था ऐसा करके, दो क्या कह रहे डाइलेक्ट्रिक इधर दे दिया, दो डाइलेक्ट्रिक दे दिया, एक K1 का एक K2 का। K1 का जो लेंथ था क्या? 3D/8 दिया ना, 3D/8 और एक का दिया D/2, मतलब एक और एक जो था इसके लिए क्या? D/2। तो ये जो इस कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला था उसको पहले सोचो, फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट बाई D1/K1 करके जाता था ना, फॉर्मूला ऐसा करके था ना, आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला तो याद है ही सबको, D1/K1 प्लस D2/K, ऐसा करके आपको पैरेलल कनेक्शन में जब रहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लिप जब ऐसा रहते हैं तब क्या होता है? ये फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D1/K1, D1 मतलब डिस्टेंस, इसका विड्थ कितना है? 3D/8 बाई K1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3D/8 K1 प्लस ये वाला के लिए क्या हो जाएगा? D/2 K2 प्लस इसके बाद खाली जो रीजियन है, देखो पूरा डिस्टेंस क्या था? पूरा डिस्टेंस था D, तो खाली में क्या है? AR है। इसमें क्या है? बाकी जो पोर्शन खाली रहा इसमें AR है, तो इसमें देखो खाली जो पोर्शन है उसको पहले निकाल देना होगा। तो D माइनस कर दो, कितना माइनस करना होगा? 3D/8 प्लस D/2, इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा? D माइनस 8/2 को, तो इसका एलसीएम कर लो, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 3D और इसमें हो जाएगा 4D, ठीक है। तो D माइनस, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको? D माइनस 7D/8, तो इसको सॉल्व कर देने से आपको फिर क्या मिल जाएगा? 8D माइनस 7D, मतलब D/8। बाकी तरह खाली क्या पेस है? 8/D पोर्शन खाली है, मतलब ए पोर्शन में क्या है? इस खाली पोर्शन में एयर है, इस खाली पोर्शन में क्या है? इधर एयर है। तो इसके लिए क्या दे देना होगा? 8/D बाई एयर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 होता है, 8 का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या 1 है, तो खाली सिंपल सा क्या हो जाएगा? D/D हो जाएगा। तो देखो ये आपका कैपेसिटर जो है, ठीक है, इसको आपको क्या बोला कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, तो ये क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन में बोला बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन
देन देयर इज अ नथिंग बिटवीन द प्लेट्स, नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। मतलब ये जो कैपेसिटर आया एक 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किसमें, जब इसमें खाली रहते हैं, मतलब उसमें कुछ इसमें कोई डायलेक्ट्रिक जब नहीं रहेगा तब क्या होता है कैपेसिटर, उसमें बोला कि ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन, लार्जर देन व्हेन देयर इज ए नथिंग बिटवीन द प्लेट्स, जब कोई नहीं था, है तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मतलब जो कैपेसिटेंस आपको निकाल के आया, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेना होगा। इसको कॉमन ले लो, डी को कॉमन चला जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 3/8k1 प्लस 1/2k2 प्लस आपका आ जाएगा 1/8। ये वाला आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ऐसे करके तब कैपेसिटेंस का इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटर का क्या है, इक्वेशन है। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या किया, पहले इसको तो निकाल लिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस वो हो गया ये, इसको हम C2 पकड़ लिया, क्या है ये आपका C2 कैपेसिटर। ये जो C2 है, और पहले जब खाली रहेगा मतलब इसमें जब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसका अंदर कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, तब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो है C1। वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है इसका C1 का सिंपल इक्वेशन। इसको 2 टाइम्स करने से वो C2 का साथ इक्वल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट y, आपका इधर D है, और इधर आपको देखो 3/8k1 है। हम डिटेल्स में करवा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको बहुत याद रखना होगा, और नॉर्मल प्रोसेस में क्या है, आपको प्रैक्टिस करने से आपका कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये वाला सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसमें 1/3 क्या 8k1 प्लस 1/2 k2 का वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगा, k2 का वैल्यू है 4k1/5, k2 का वैल्यू क्या है 4k1/5, इधर बुटा देने से क्या हो जाएगा 5/8k1 प्लस 1/8, ठीक है, इक्वल टू आपका 2। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, ये जो 8/8 मतलब कट जाएगा, 1/k1 प्लस 1/8 इक्वल टू आपका 2। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 8/3, तो ये आपका आंसर है 2.66, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट था लेकिन लेंथी था, इसको प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस करके आपको करना होगा, और इतना शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखना होगा, शॉर्ट ट्रिक्स याद करके करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी जो फॉर्मूला है, ये भी एक लेंदी क्वेश्चन है, चलो सर लेंदी क्वेश्चन दे दिया, लेंदी क्वेश्चन देके पूरा ये कर दिया। देखो एस, इसके बाद क्या बोला कि टी इज दैट, टी किसका ऊपर डिपेंड किया, देखो टी मतलब जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड किया ए जरा सब पार्ट का ऊपर, एस का ऊपर, ए रो आर इस सबके ऊपर आपको डिपेंड किया, ठीक है। तो आपको क्या लिख लेना होगा, इधर टी प्रोपोर्शनल टू लिख लेना होगा कि टी प्रोपोर्शनल टू हमारा एस प्रोपोर्शनल टू अल्फा है, ए प्रोपोर्शनल टू बीटा है, ठीक है, और रो प्रोपोर्शनल टू गामा है, आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसको कांस्टेंट लेना पड़ता है, कांस्टेंट लेके डायमेंशन पुट कर दो, टी का डायमेंशन टी हो जाएगा, एस मतलब सरफेस टेंशन, क्वेश्चन में बोला गया, देखो क्वेश्चन में ए पकड़ के डायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन तो है सबको आपको देख देख के करना होगा, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में सब बोला गया है, सरफेस टेंशन दिया गया है एस, क्या दिया गया है सरफेस टेंशन, इसको डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, क्या होता है फोर्स बाय लेंथ, मतलब mlt माइनस 2/l, एल कट जाता है mt माइनस 2, तो m2 माइनस 2 सरफेस टेंस का डायमेंशन, इसका पावर है अल्फा, तो आपका पावर दिया अल्फा मतलब m टू दी पावर अल्फा t टू दी पावर माइनस 2 अल्फा डॉट, ये मतलब एरिया, एरिया को क्या बोलते स्मॉल एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर बीटा है, तो 2 बीटा हो जाएगा, एल पावर 2 बीटा। इसके बाद रो, रो मतलब बोला कि देखो डेंसिटी, बोला डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम বা मास बाय वॉल्यूम, तो मास होता है m, वॉल्यूम का l क्यूब, तो इसमें हो जाएगा m l टू दी पावर माइनस 3, तो इसका पावर गामा, गामा लेने से हो जाएगा क्या m टू दी पावर गामा l टू दी पावर माइनस 3 गामा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आर, आर का पावर डेल्टा, आर तो रेडियस है, रेडियस का पावर डेल्टा ले लिया, ठीक है। तो सबको सॉल्व कर दो,
एक साथ सॉल्व कर दो सबको। m का पावर m t था इधर, m टू दी पावर क्या था अल्फा और था गामा, तो अल्फा प्लस गामा डॉट l का पावर क्या था देखो, l का 3, l का पावर 2 बीटा माइनस मल्टीप्लाई का टाइम क्या होता है पावर सम होता है -3 ये होता है प्लस गामा का पावर ये डेल्टा और है आपका m हो गया एल टी का एक ही पावर है, t का पावर है -2 अल्फा। इसके बाद कंपेयर करो, दोनों तरीके से कंपेयर करना पड़ता है। इधर तो l नहीं है तो l टू दी पावर 0 लिख लो, इधर भी m नहीं है m टू दी पावर 0 लिख लो। कंपेयर कर दो तो -2 अल्फा के साथ 1 कंपेयर कर दो, अल्फा आपका आ गया -हाफ, अल्फा आपका क्या आ गया -हाफ। इसके बाद क्या करो, इसके बाद देखो m का पावर था अल्फा प्लस गामा, ये भी था m तो नहीं था 0, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा आपको मिल जाएगा, गामा आपको मिल जाएगा प्लस हाफ। तो आप इधर देख लो ये दोनों क्वेश्चन में है कि नहीं है, पहले आगे चेक कर लो। अल्फा इक्वल टू -हाफ, अल्फा इक्वल टू -हाफ है, ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इधर -हाफ होता तो देखो अल्फा इधर -हाफ है और इधर देखो गामा इधर देखो हाफ है, तो बाकी देखो कुछ में ए ऑप्शन नहीं मैच किया, ठीक है ना, तो आपका बाकी तो जा है ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन मिल गया तो बाकी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है ना। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आपको ये दोनों पार्ट को करके इसको मार्क कर देना है, बाकी सब करते जाओ तो बहुत टाइम निकल के जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन दिया गया, इसका आज का सीजन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए आप देखते जाओ कि इसके बाद एक क्या क्वेश्चन में क्या बोला कि वार्नियर स्केल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वार्नियर स्केल में क्या बोला पहले कि हमारा जो 10 वार्नियर स्केल डिवीजन था वो हमारा क्या इक्वल था 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ इक्वल है। तो 10 वार्नियर स्केल डिवीजन मतलब VSD इक्वल टू आपका है 9 MSD के साथ इक्वल है। तो हमारा 1 VSD क्या आ जाएगा बेटा, 1 VSD जो आएगा 1 वार्नियर स्केल डिवीजन जो आ जाएगा 9/10 MSD आ गया, ठीक है। तो इसके बाद वार्नियर कांस्टेंट निकालना पड़ता है, वार्नियर कांस्टेंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वार्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इधर है तो देखो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD मतलब क्या होता है 9/10 MSD। तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/10 MSD, तो मतलब 1/10 MSD मतलब 1/10 इंटू 1 MSD, ये तो सेम होता है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, वार्नियर कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1/10 इंटू 1 MSD। देखो 1 MSD का वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक से देखो, तो डिवीजन इज द, देखो 1 MSD का वैल्यू क्या है, लिस्ट काउंट, जो लिस्ट काउंट बोलते हैं, लिस्ट डिवीजन जो होता है, लिस्ट डिवीजन मतलब क्या है, एक मेन स्केल का एक छोटा सा घर का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या, छोटा, काउंट मतलब सबसे छोटा काउंट जो होता है, मेन स्केल से आप सबसे छोटा जो काउंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.1, तो 0.1 इधर बिठा दो तो आपका इधर आ जाएगा 1/10 इंटू 0.1, तो इसको सॉल्व करने से आपको आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। क्या आपको आ जाएगा बेटा 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बोला, 0.01 सेंटीमीटर आपका आ गया, ये है वार्नियर कांस्टेंट का वैल्यू। इसके बाद रीडिंग कैसे निकालते हैं, वार्नियर कांस्टेंट का रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वार्नियर स्केल रीडिंग, वार्नियर स्केल डिवीजन जो आपको मिलेगा, वार्नियर स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको, वार्नियर कांस्टेंट, ठीक है। तो दोनों को इसके साथ वार्नियर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है मेन स्केल रीडिंग के साथ, मेन स्केल रीडिंग वार्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो वार्नियर स्केल रीडिंग के साथ आपको वार्नियर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो। मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दिया गया, देखो क्वेश्चन में दिया मेन स्केल रीडिंग है 5 सेंटीमीटर, अभी फुट कर दो क्वेश्चन में 5 प्लस वार्नियर स्केल रीडिंग, आपको भी वार्नियर स्केल डिवीजन किया, कितना दिया गया देखो, कोइंसाइड द वार्नियर स्केल डिवीजन, तो वार्नियर स्केल डिवीजन ही बोलो इसको, वार्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। वार्नियर स्केल डिवीजन क्या दिया 8, चलो 8 इंटू वार्नियर कांस्टेंट 0.01, तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 5.08
सेंटीमीटर, ये आपका रीडिंग है। इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन है बोला, देखो इसके बाद बोला डायमीटर आफ्टर जीरो एरर कनेक्शन, जीरो एरर को निकालना है। जीरो एरर में देखो क्या बोला कि वर्नियर पहले किस में रेस्ट था, 0.1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो 0.1 क्या है, देखो 0.1 मतलब कि जीरो का राइट साइड है कि लेफ्ट है, तो जीरो इधर है, 0.1 मतलब तो इस तरफ है, और इधर होता तो नेगेटिव में रहता। जब नेगेटिव जीरो का बात होगा ना, जब नेगेटिव जीरो का बात होगा तब एरर कैलकुलेशन के टाइम में क्या होता है, जो रीडिंग के साथ तब उसको ऐड करना पड़ता है, नेगेटिव पोर्शन को आपको ऐड करना, क्योंकि आप तो जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से ही तो आपको रीडिंग मेजरमेंट होता है। किंतु हमारा क्या बोला कि ये जीरो एरर जो हो रहा है, जीरो को क्रॉस करके वर्नियर स्केल चला जा रहा, मतलब ये मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल का क्या है, लेफ्ट साइड में है, मतलब नेगेटिव साइड में है। तो वो जो हिस्सा है आपको क्या कर देना होगा, ऐड करके रीडिंग को निकालना पड़ता है। लेकिन इधर क्या बोला, देखो इधर बोला जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल जीरो थोड़ा शिफ्ट करके है, मतलब राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट करके है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको ये क्या पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस रीडिंग के साथ क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो इसके साथ आपको क्या कर देना होगा, 5.08 के साथ आपको माइनस कर दो, आप क्या माइनस कर दो, आपको माइनस कर देना होगा 0.1 इसको माइनस कर दो, तब आपका आ जाएगा एग्जैक्ट रीडिंग। तो एग्जैक्ट आपको रीडिंग आएगा 4.98 सेंटीमीटर, आपका एग्जैक्ट रीडिंग जो आएगा वो है 4.98। ठीक है, ये था नीट का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आया, ये भी बहुत बार भी नीट में आया, जेई में आया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए। ठीक है, तो देखो क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, ऑफलाइन में ज्वाइन करने के लिए मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप करो। ठीक है, व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो, मेरा ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है। ठीक है, तो जरूर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो टाटा।